नमस्कार विद्यार्थियों। हमने पिछले वीडियो में राजस्थान के भौतिक स्वरूप के बारे में अध्ययन किया तथा इसके भौगोलिक विस्तार के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा की। इस दौरान हमने देखा कि जो राजस्थान प्रदेश है इसको 4 भौतिक प्रदेशों में सामान्यतः विभाजित किया गया है, जिनमें एक है पश्चिमी रेतीला मैदान, दूसरा है अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा है पूर्वी मैदानी भाग और चौथा है हाड़ौती का पठार या पठारी प्रदेश। विद्यार्थियों, ये जो राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप है, यदि इन प्राकृतिक भूभागों की जलवायु, वर्षा, वनस्पति और उपज के संदर्भ में अध्ययन किया जाए तब यह और स्पष्ट हो जाएगा कि जो राजस्थान की ये जो भौगोलिक अवस्था है इसका प्रभाव ऐतिहासिक घटनाओं और यहाँ के जनजीवन पर विशेष रूप से परिलक्षित होता है। हम जानते हैं कि जितनी भी संस्कृतियां हैं उनमें भौगोलिक स्थिति का बड़ा महत्व होता है और ये राजस्थान के संबंध में और भी अधिक स्पष्ट हो जाता है। तो हम एक एक करके राजस्थान के ये जो भौतिक प्रदेश है इनका ऐतिहासिक घटनाओं पर क्या महत्व रहा या क्या प्रभाव रहा है इसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे पर्वतीय प्रदेश या अरावली पर्वतमाला के बारे में। ये जो अरावली पर्वतमाला है ये राज्य को 2 प्राकृतिक विभागों में विभाजित करती है। 2 प्राकृतिक भागों में राजस्थान को बांटती है, जिनको पश्चिमी और पूर्वी विभाग कह सकते हैं। ये श्रेणियां राजस्थान में स्थित पर्वत श्रेणियां अरावली पर्वत के नाम से प्रसिद्ध है। इसकी जो प्रमुख श्रेणी है अरावली पर्वतमाला की, यह प्रमुख श्रेणी राजस्थान के ईशान कोण से प्रारंभ होकर नैऋत्य कोण तक चली गई है। यह पहाड़ श्रृंखलाबद्ध रूप से उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ इत्यादि में तो यहाँ चौड़े हैं और धीरे धीरे इधर उत्तर पूर्व की ओर बढ़ते हुए संकरे होते चले गए हैं। ये जो अरावली पर्वतमाला है ये पालनपुर गुजरात से प्रारंभ होती है। पालनपुर गुजरात से शुरू होती है और राजस्थान के 17 जिलों से होते हुए हरियाणा राज्य से गुजरकर पालम, दिल्ली में रायसेन पहाड़ी तक 692 किलोमीटर की दूरी में विस्तृत है। ये जो अरावली पर्वतमाला है ये 692 किलोमीटर दूरी में विस्तृत है और राजस्थान में जो अरावली पर्वतमाला की जो लंबाई है वो है 550 किलोमीटर। जो अरावली पर्वतमाला का राजस्थान में विस्तार है वो है खेड़ बर्मा सिरोही के खेड़ बर्मा से शुरू होते हुए ये खेतड़ी झुंझुनू तक फैली हुई है अरावली पर्वतमाला। और इस अरावली पर्वतमाला का राजस्थान में जो सबसे ऊंचा शिखर है, अर्थात राज्य का जो सबसे ऊंचा शिखर है या पर्वत चोटी है वो है गुरु शिखर, जिसकी जो ऊंचाई है वो है 1722 किलोमीटर। अब इस अरावली पर्वतीय प्रदेश का जो ऐतिहासिक महत्व क्या है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो ये जो पर्वतमालाएं हैं या पहाड़ी घाटियां हैं ये आदिम निवासियों के लिए सुरक्षा का साधन बन गई। जो आदिम जनजातियां उनके लिए सुरक्षा का साधन बन गई। आदिम जनजातियां जैसे भील, मीणा, मेर वगैरह है, इन भागों में रहते हुए इन जातियों ने अपने आप को बाहरी संपर्क से अलग रखा, पहाड़ियों के अंदर ही रही, बाहरी लोगों से संपर्क नहीं रखा, जिससे कि वे लंबे समय तक अपनी संस्कृति को अपने हिसाब से परिवर्तित करने में सफल हो सकी। उनका जो जीवन है, आदिम जनजातियों का जो जीवन है वो पर्वतों और जंगलों में रहने के कारण एकांत प्रिय बन गया और इन आदिम जनजातियों की रक्षा के साधन और युद्ध के तरीके भी विलक्षण थे। इनके जो युद्ध के तरीके थे, रक्षा के तरीके थे, उनका प्रयोग अनेक शासकों ने भी किया, जैसे महाराणा कुंभा, प्रताप, महाराजा चंद्रसेन, महाराजा राज सिंह और दुर्गादास राठौड़ इत्यादि ने। इनकी जो युद्ध प्रणाली थी एक छापामार युद्ध प्रणाली।
छापामार युद्ध पद्धति जो इन आदिम जनजातियों ने शुरू से ही अपनाई थी, जिनमें ये पर्वतों के पीछे छिप छिप कर शत्रुओं पर वार करते थे, इनका कालांतर में यहाँ के राजपूत शासकों ने भी उपयोग किया अपनी युद्ध नीति के रूप में। तो इन जातियों से सहयोग भी लिया था, इन शासकों ने आदिम जनजातियों का सहयोग लिया था, और जिससे कि आक्रमणकारियों को परास्त करने में ये सफल हो सके यहाँ के राजपूत शासक। इन जातियों के साथ रहने के कारण ही राजपूतों ने भी रहन सहन और युद्ध शैली में स्थानीय गुणों को अपना लिया। वैसे तो ये जो पहाड़ी प्रदेश है, कुछ एक जंगली जातियों अर्थात आदिम जनजातियों और नए राज्य के संस्थापकों की बस्तियों के रूप में कुछ सीमा तक उपयोगी रहे। अर्थात नए राज्यों की स्थापना यहाँ पर सुरक्षात्मक दृष्टि से अच्छी रही थी, किंतु जहाँ तक व्यापार और वाणिज्य, खेती, उद्योग आदि में लगी हुई जातियों का संबंध था, वे इन भागों में अधिक संख्या में नहीं बच सकी। ऐसी स्थिति में ये जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है, ये अधिक जनसंख्या को आबाद रखने की क्षमता नहीं रख सका। अर्थात यहाँ जनसंख्या की दृष्टि से ये जो प्रदेश है अधिक घना नहीं है। ये जो प्रदेश है राजस्थान के 9% भूभाग पर है और राजस्थान की 10% जनसंख्या ही यहाँ निवास करती है। इसी कारण आज भी ये जो पर्वतीय प्रदेश है जनसंख्या के विचार से विशेष रूप से आबाद नहीं है। इनमें जो बस्तियां हैं दूर दूर है और ज़्यादा घनी नहीं है। इस संपूर्ण पर्वतमाला का राजस्थान के जीवन पर भी गहरा प्रभाव पड़ा है। राजस्थान का जो जनजीवन है उस पर इस पर्वतमाला का गहन प्रभाव पड़ा है। घनी और दुर्गम होने के कारण शत्रुओं के आक्रमणों से हमेशा सुरक्षित रहे हैं यहाँ के निवासी। और जो मेवाड़ रियासत थी, इस पर पश्चिम में जो होने वाले आक्रमण थे वो ज़्यादा नहीं हो सके, क्योंकि इधर की जो श्रेणियाँ थी ये ऊंची और दुर्गम थी, और जो हाड़ौती में फैली हुई पर्वत श्रेणियाँ या पहाड़ियाँ थी, इस प्रदेश की शाखाएं थी, वो यहाँ की रक्षा के लिए पर्याप्त थी। अबुल फजल ने ये जो हाड़ौती में अरावली पर्वतमाला की शाखा के रूप में फैली पर्वत श्रेणियाँ थी, इनको ऊंट की गर्दन कहकर दुर्गम कहा है। जिस तरह से ऊंट की गर्दन तक पहुंचना दुर्गम है, वैसे ही ये जो सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ की जो पर्वत श्रेणियाँ भी अत्यंत सुरक्षित रही है। यहाँ के जो स्थानीय शासक, अरावली पर्वत श्रेणियों में निवास करने वाले स्थानीय शासक आक्रमणकारियों की सशक्त सेना का मुकाबला घाटियों एवं पहाड़ी चोटियों की सहायता से ही कर पाए। प्राचीन काल में हम देखते हैं यहाँ योद्धे, मालव, शिवी इत्यादि जातियाँ तथा वहीं मध्य युग में मेवाती, राठौड़, सिसोदिया और चौहान शत्रुओं को पहाड़ी स्थिति के कारण ही परास्त कर पाए। ये जो पर्वत श्रेणियाँ हैं इनका उपयोग धर्म स्थानों को आश्रय देने में भी लाभप्रद साबित हुआ। आक्रमणकारियों से, जो बाहरी आक्रमणकारी थे, उनसे अपने धर्म को बचाए रखने के लिए यहाँ के जो समृद्ध परिवार थे, धनी लोग थे, उन्होंने अपनी संपत्ति को दान के रूप में देकर पर्वतीय प्रदेशों में मंदिरों और धर्म स्थानों का निर्माण करवाया। जैसे नागदा, दुलेव, एकलिंगजी, रणकपुर, सिहाड़ इत्यादि जो धर्म स्थान है वो इस भाग में स्थित है, वो इसी अवस्था का परिणाम है। परंतु इन पर्वतीय प्रदेशों को संपर्क की असुविधा, यहाँ पर ये जो पहाड़ी प्रदेश है इस कारण यहाँ यातायात का अभाव है। इसी कारण कलात्मक प्रवृत्ति और साहित्यिक उन्नति को पल्लवित होने से काफ़ी समय तक वंचित होना पड़ा, और इसी कारण आज भी इस प्रदेश की गणना है इस दृष्टि से, कलात्मक एवं साहित्यिक दृष्टि से पिछड़े हुए प्रदेश में की जाती है। अगला जो भूभाग है राजस्थान का,
जिसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं वो है पठारी प्रदेश या हाड़ौती का पठार। ये जो राजस्थान का पठार है वो चित्तौड़गढ़ के बेंगू, बिजोलिया भीलवाड़ा, मांडलगढ़ भीलवाड़ा तथा हाड़ौती के निकटवर्ती भूभाग में फैला हुआ है। अधिक ऊंचा न होने के कारण हम एक स्थान से दूसरे स्थान में चौड़ा होने और उपजाऊ होने के कारण इस पठारी भाग का बहुत ही महत्व रहा है। इसकी जो केंद्रीय स्थिति है उपजाऊ भूभाग है, तो इस स्थिति ने इसके अंतर्गत बड़े नगरों की स्थापना और धर्म स्थानों के निर्माण करने में बड़ा योगदान दिया है। चौहानों और उनके पीछे तुर्क, मुगल और अंग्रेजी शक्ति को सुदृढ़ बनाने में भी इस उपजाऊ प्रदेश का बड़ा योगदान रहा है। सूर्यमल मिश्रण जैसे महान विभूति की उद्भूति, सूर्यमल मिश्रण जिनका जन्म बूंदी में हुआ था, हाड़ौती प्रदेश में हुआ था, तो सूर्यमल मिश्रण जैसी महान विभूति की उद्भूति ये बताती है कि मानसिक विकास में भी इस पठारी भाग का अपना स्वतंत्र स्थान रहा है। नेक्स्ट जो भूभाग है वो है मैदान अर्थात पूर्वी मैदानी भाग। ये जो राजस्थान के प्राकृतिक विभाग है इनमें ये जो उपजाऊ मैदानी भाग है इसने राजस्थान की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को एक नई देन दी है। ये यहाँ का पूर्वी मैदानी भाग अत्यंत ही उपजाऊ रहा है और इसी कारण यहाँ घनी आबादी निवास करती है। ये पूर्वी मैदानी भाग राजस्थान के 23% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है तथा यहाँ राजस्थान की 39% जनसंख्या निवास करती है। तो ये जो क्षेत्र है घनी आबादी वाला क्षेत्र है और यहाँ बड़े पैमाने पर यहाँ के जो निवासी है वो खेतों, पशुपालन, व्यापार तथा विविध व्यवसायों में लगे रहते हैं। किंतु अभाग्यवश युद्ध वगैरह के अवसर पर इसी मैदानी भाग को आर्थिक संकट उठाना पड़ता था और जन तथा पशुधन की क्षति भी इसी भूभाग को ज़्यादा झेलनी पड़ी। नेक्स्ट जो भूभाग है वो है रेतीला प्रदेश या रेगिस्तान। राजस्थान का सबसे बड़ा प्राकृतिक भाग, सबसे बड़ा जो भौतिक भूभाग है वो है रेतीला प्रदेश या रेगिस्तानी भाग, जो कि उत्तरी छोर से जहाँ से गुजरात की सीमा तक अरावली पर्वतमाला के पश्चिम की ओर फैला हुआ भूभाग है, जिसके अंतर्गत राजस्थान के 12 जिले आते हैं। प्राचीन जैन ग्रंथों और मुगल तारीखों में इस रेतीले भाग का वर्णन मिलता है, जिसमें पानी और वनस्पति का अभाव मुख्य है। इस रेतीले भूभाग पर पानी और वनस्पति का अत्यंत ही अभाव है और इसी कमी के कारण यहाँ की जो आबादी है वो नगण्य है। बहुत कम जनसंख्या यहाँ निवास करती है। आबादी नाम मात्र की है। 61.11% क्षेत्रफल पर यह फैला हुआ है और यहाँ की जो आबादी है वो राजस्थान की कुल आबादी का 40% भाग है। कोसों दूर यात्रा करने पर भी कहीं कहीं गांव और पानी की सुविधा मिलती है और पानी के जहाँ जहाँ स्थान मिलते हैं वहाँ वहाँ कुछ बस्तियाँ बसती है और लोग वहाँ मुख्यतः पशुपालन का व्यवसाय करते हैं। पानी सूखने के पश्चात बस्तियाँ उजड़ जाती है और पानी की तलाश में यहाँ के जो लोग हैं उनको घुमक्कड़ जीवन बिताना पड़ता है, स्थान स्थान पर घूमना पड़ता है। परंतु सैनिक सुरक्षा और राजनीतिक नियंत्रण के विचार से रेगिस्तान का अपना अलग ही महत्व है। नेक्स्ट है राजस्थान की नदियों की स्थिति। इसके बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान में नदियों के बहाव से उसके चारों ओर के ढलाव का अनुमान हो सकता है। जो उत्तर पश्चिम ढलान की जो नदियां हैं
उत्तर पश्चिम ढलान की नदियाँ, उनमें सरस्वती एवं द्रस्वती जो प्राचीन काल में बहती थी, सरस्वती और द्रस्वती, ये प्रमुख नदियाँ थी प्राचीन काल में, जिनके आसपास प्राचीन भारतीय संस्कृति का विकास हुआ। लेकिन कालांतर में ये नदियाँ सूख गई और अब यहाँ केवल बरसाती नदी के रूप में घग्गर नदी बहती है। ये जो घग्गर का मैदान, यहाँ घग्गर नदी बहती है, इनके अवशेष के रूप में, सरस्वती नदी के अवशेष के रूप में घग्गर नदी। और जो दक्षिण पश्चिमी ढलाव की जो नदी है, उसमें लूनी नदी है, वो प्रमुखतः है। लूनी नदी जो इस भाग की अधिक उपज का प्रमुख साधन है। राजस्थान की जो सबसे लंबी नदी है वो है चंबल नदी। ये चंबल नदी राजस्थान प्रदेश की सबसे लंबी नदी, जिसको चरमनवती भी कहा गया है, जो मध्य प्रदेश से चलकर राजस्थान के उत्तर पूर्वी भाग में बहती हुई फिर यमुना में, आगरा के निकट यमुना में विलीन हो जाती है। इसके जो चंबल की सहायक नदियां हैं उनमें बनास, बेड़च, खारी वगैरह है। और दक्षिण की जो नदियां हैं उनमें सोम, माही, जाखम है। ये जो राजस्थान की नदियां हैं, इनके आसपास प्राचीन काल में अनेक संस्कृतियों का विकास हुआ। राजस्थान की नदियों के किनारे संस्कृतियों का विकास हुआ और आसपास उपजाऊ मैदान होने के कारण, उपजाऊ स्थान होने के कारण, ये जो नदियों के आसपास के भाग है, समृद्धि के केंद्र भी इनके किनारे ही विकसित हुए। अनेक राज्यों के सीमा निर्धारण में भी इन नदियों का राजनीतिक दृष्टि से भी महत्व रहा है। जैसे कि जो माही नदी है वो बांसवाड़ा और डूंगरपुर के बीच में एक सीमा रेखा थी। वहीं खारी नदी उदयपुर और मेरवाड़ा के बीच सीमा निर्धारण का कार्य करती थी। जब प्रारंभ में राजस्थान में नई संस्कृतियों का विकास हुआ और संक्रमण हुआ तो नदियों के मार्गों से बहुत ही सहायता मिली। आक्रमण के समय नदियों के किनारों ने ही आक्रामक सेनाओं को मार्गदर्शन देकर प्रस्थान में सुविधा पैदा की। अर्थात नदियों ने आक्रामक सेनाओं को मार्गों का पता लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुगलों के आक्रमणों में बनास और चंबल के बहाव का बड़ा महत्व रहा। अब हम राजस्थान की जलवायु और वनस्पति के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं और जलवायु एवं वनस्पति का यहाँ के जनजीवन पर क्या प्रभाव रहा है। तो राजस्थान के जनजीवन में यहाँ की जलवायु और वर्षा का अपना अलग ही महत्व है। यहाँ की जलवायु, राजस्थान की जो जलवायु है, विशेष रूप से शुष्क जलवायु रही है और अधिकांश भागों में वर्षा का अभाव ही रहा है। वर्षा का अभाव व जलवायु शुष्क होने के कारण उपज की कमी होने से इस प्रदेश पर विदेशी आक्रमणकारियों को यहाँ अपना अधिकार स्थापित करने में शुरू से ही कम उत्साह रहा। उदाहरण के तौर पर मारवाड़ की विजय के उपरांत शेरशाह का उत्साह कम हो गया था। हम आगे बढ़ेंगे कि मालदेव एवं शेरशाह के बीच गिरि सुमेल नामक एक युद्ध हुआ था 1544 ईस्वी में, और उस युद्ध में शेरशाह बड़ी मुश्किल से विजयी हो सका था। उसके बाद उसने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। अर्थात उसको पता चल गया कि यहाँ का जो भूभाग है वो आर्थिक दृष्टि से ज़्यादा उपयोगी नहीं है, और इसके कारण उसके बाद उसने अपनी नीति को एक नया मोड़ दे दिया। अर्थात राजस्थान पर पुनः आधिपत्य स्थापित करने की ओर उसने कम रुचि दिखाई। जलवायु की विषमता के कारण ही बाबर ने खानवा के बाद, खानवा का युद्ध जो कि बाबर और सांगा के बीच हुआ था, बाबर और महाराणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था। तो उस युद्ध के बाद बाबर ने राजस्थान के भीतरी भाग में बढ़ने के प्रति अपनी उपेक्षा प्रदर्शित की थी। परंतु राजस्थान में बड़े सूखे भाग है, जहाँ ये सूखे या रेतीले भूभाग है, वहीं
कुछ जिले वर्षा के लिए भी प्रसिद्ध है, अधिक वर्षा के लिए, जिनमें चित्तौड़ है, कोटा है, झालावाड़ है, बांसवाड़ा है। ये भूभाग अधिक वर्षा के लिए भी प्रसिद्ध है और इन भागों की जो वनस्पति है एक प्रकार से कई स्थानीय उद्योगों को भी बढ़ावा देती है और राजस्थान की समृद्धि का भी कारण बनती है। इन्हीं भागों में ये जो अधिक वर्षा वाले भाग है, घने वन होने के कारण जंगली पशु भी बहुतायत से पाए जाते हैं और जहांगीर ने इन भागों के जंगलों को आखेट के लिए बड़ा उपयोगी बताया था। इस प्रकार हम देखते हैं कि राजस्थान की जो प्राकृतिक स्थिति है उसमें विविधता होते हुए भी एक सूत्रता दिखाई देती है। प्राचीन काल के राष्ट्रीय संगठन के तत्व तथा मध्यकालीन युग का स्वातंत्र्य प्रेम राजस्थान के जनजीवन के मुख्य अंग इसलिए बन पाए कि यहाँ भाषा, धर्म, आचार विचार के बंधन दृढ़ रहे और जनजीवन को संकीर्ण दृष्टि से ऊपर उठाने में सफल हुए। सबसे बड़ी जो विशेषता है वो भौगोलिक और राजनीतिक संबंध में यह है कि भौगोलिक स्थिति राजनीतिक सीमाओं के निर्माण में बड़ी सहायक रही है। आज का जो हमने जो अध्ययन किया है उससे ये स्पष्ट है कि राजस्थान के भौगोलिक वातावरण ने हर युग में कला, धर्म, शिक्षा, शासन और अन्य सांस्कृतिक पहलुओं को प्रभावित किया है। अगर राजस्थान में घुमक्कड़ जनजातियां हैं या ऐसी पेशेवर कौमें हैं जो खेती या वाणिज्य में लगी हुई है तो इसमें उनके आसपास का वातावरण जिम्मेदार है। इसी प्रकार खान पान, रहन सहन आदि का भी अधिकांश में संबंध स्थानीय वनस्पति और भौगोलिक स्थिति से है। हम देखते हैं कि दक्षिण राजस्थान की जलवायु और दारिद्र्य और यहाँ की गरीबी का एक अनूठा मेल है। साथ ही यहाँ वस्तुओं की कम उपलब्धि के कारण यहाँ के निवासियों में, दक्षिण राजस्थान के निवासियों में शुरू से ही शौर्य और स्पष्टवादिता के गुण रहे हैं। वहीं उत्तर पूर्वी जो भाग है, यहाँ की समृद्धि ने यहाँ के लोगों में एक निश्चिंतता और सुख से जीवन बिताने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया। हम जानते हैं कि किस प्रकार जो मेवाड़ के जो शासक हैं और उनकी प्रजा अपनी आर्थिक स्थिति संतोषजनक नहीं होते हुए भी पीढ़ियों तक मुगलों से टक्कर लेते रहे, जबकि जो जयपुर इत्यादि राज्य हैं उन्होंने शुरू से ही सुख की स्थिति में रहे थे तो परिस्थिति के अनुसार अपना भविष्य निर्धारित कर लिया, अर्थात मुगलों से वैवाहिक संबंध वगैरह स्थापित कर लिए। इस संबंध में ये कहना ठीक है कि ऐसी भौगोलिक वास्तविकता और उसका प्रभाव राजस्थान के जनजीवन पर पर्याप्त मात्रा में है। तो आज का हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।